इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा जी। ओके, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे सैम्पलिंग को, और सैम्पलिंग में हमने सैम्पलिंग के दो टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले तो हमने कहा था कि जो सैम्पलिंग है वो है क्या चीज़, और सैम्पलिंग को हम क्यों करते हैं। ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम इसके जो टाइप्स है इसको डिस्कस करेंगे ओरली, और ये जस्ट एज ए डेफिनेशन टॉपिक से और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। मैं आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप लोगों ने इसको एज ए असाइनमेंट लिख के तो मुझे वापस आप लोगों ने भेज देना है एलएमएस के ऊपर। यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी है, ये आप लोगों का असाइनमेंट भी है, और ये आप लोगों का लेक्चर भी है। ठीक है। तो सैम्पलिंग के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, जो मेन इनके टाइप्स थे। पहला हमारे पास था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने ये बात की थी कि हमारे पास हर एक यूनिट की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है। और फिर बाद में हमने इसको कहा था कि दूसरी पॉइंट, हर एक प्रोबेबिलिटी जो है वो सिलेक्शन की सेम होती है, जिसको हमने सेम वेटेज का नाम दिया था फिर। ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरा हमारे पास इसके टाइप में आता था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हमने कहा था जजमेंटल सैम्पलिंग। यानी कि ये इसमें हमारे पास चीज़ों को जस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू अपने एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसके अंदर मज़ीद इसके कुछ टाइप्स हैं, जिसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है इसको आप लोगों ने डिफाइन कैसे करना है। इसमें हम करते हैं रैंडमली सिलेक्शन। ठीक है। यानी कि जब हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो बिना देखे बिना सोचे समझे हम वो चीज़ सेलेक्ट कर देते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम जैसे क्या उसको कहते हैं, कुरानदाजी वगैरह में अगर आप लोगों को पता हो कि लेट सपोज 10 बंदे हैं और 10% में से हमने किसी एक को सेलेक्ट करना है, हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इसकी रैंडम सिलेक्शन कैसे होगी। सारे 10 बंदों के नाम एक छोटे छोटे पीसीस के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। और वो जो पीसीज है उसको हम अच्छी तरह शेक करके मिक्स करके तो उसमें से हम बिना देख के सोचे समझे एक उठा लेते हैं। जो बेस्ट इसकी एग्जांपल है वो यही है कि रैंडमली सिलेक्शन में यूनिट्स को बिना देखे बिना सोचे समझे जब कोई यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हर एक यूनिट के अकर होने के चांसेस बराबर होते हैं। यानी कि वो जो 10 पीसीज है उस 10 पीसीज में से हमारे पास कोई भी यूनिट सेलेक्ट हो सकता है। जैसे आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, सॉरी, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स में आप लोगों ने एक वो पढ़ा था टर्म्स में, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स में क्या था कि हर एक यूनिट के अकर होने के चांसेस इक्वल होते हैं। इसी तरह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जब हम यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं तो हर एक यूनिट के अकर होने के चांसेस हर एक यूनिट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। ठीक है। इसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
क्लियर है? अच्छा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल यही है कि जब हम ये एक्स डालते हैं, कोई चीज़ें हैं उसको सेलेक्ट करते हैं छोटे पीसेस के ऊपर, उनके नाम वगैरह मेंशन कर देते हैं, उसको अच्छी तरह शेक करते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हमने कौन सा यूनिट सेलेक्ट करना है। लेकिन हम उस शेक जो आइटम्स होती है उसमें से कोई एक यूनिट सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा, जब आपके पास ज़्यादा तादाद में चीज़ें हो तो फिर हमारे लिए वो काम करना मुश्किल हो जाता है कि हम इतने सारे लेट्स सपोज़ हमने कोई 500 सैंपल्स लेने हैं, तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि हर एक 500 पीसेस के ऊपर उसके नेम्स मेंशन करें और फिर बाद में उसकी सिलेक्शन करें। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक्सेल के थ्रू या दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एसपीएसएस यूज़ होता है, आर लैंग्वेज यूज़ होता है, रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। ठीक है? बस इसका सिर्फ आइडिया आपको होना चाहिए। फिर बाद में अगर टाइम मिला तो रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं वो फिर एक अलग टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एग्जांपल में एक तो आप लोगों ने ये जो एक्स डालते हैं, ठीक है? ये बेस्ट एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल ये है कि जब आप लोगों ने अगर ज़्यादा सैंपल हो तो वो वाला काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि पीसीस के ऊपर हम उसके नेम्स मेंशन कर देते हैं। तो दूसरा हम क्या काम करते हैं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। ठीक है? तो वो भी रैंडमली सिलेक्शंस होती है कि रैंडम नंबर सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर खुद ब खुद हमारे लिए जनरेट कर देता है। ठीक हो गया? तो अगर इस तरह की सिलेक्शन हो तो इस किस्म की सिलेक्शन को हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिलेक्शन कहते हैं। और इसमें आपके पास हर एक यूनिट की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का जो मेथड है ये हम तब करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब होता है कि आपके पास जितने यूनिट्स है वो एक ही टाइप के हो। ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने डेटा लेना है यूनिवर्सिटीज़ का। ठीक है? कोई एक प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं। तो अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, सारे यूनिट हमारे पास, मतलब हमने सैंपल अगर लेना है तो यूनिवर्सिटीज़ में से लेना है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो एक ही यूनिट की है, मतलब सेम यूनिट है। ठीक है? एक किस्म की पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ स्कूल है और कुछ कॉलेजेस है और फिर आप उसमें अगर रैंडमली सिलेक्शन करो तो वो फिर आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि हो सकता है कि हमने लेट्स सपोज़ अगर सैंपल लेने हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट से, तो अगर हम सिर्फ ये करें कि लेट्स सपोज़ हमने यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है? और यूनिवर्सिटीज़ के साथ अगर हम स्कूल लें और हम लेट्स सपोज़ कॉलेजेस लें, तो हो सकता है कि रैंडमली सिलेक्शन में बिना देख के सोचे समझे हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि स्कूल्स का जो डाटा है वो ज़्यादा निकल आए, हो सकता है कि कॉलेजेस के यूनिट्स जो है वो ज़्यादा निकल आए। ये भी चांसेस है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो यूनिट्स है, जो सैंपल है वो ज़्यादा निकल आए। तो यूनिवर्सिटीज़ का डाटा वो स्कूल को बेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम स्कूल का डाटा उठाए रैंडमली और उसके बेस पे हम रिज़ल्ट लेके आए तो वो कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको बेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बताने का मतलब ये है कि जब हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, उसमें हमारे पास जो डाटा है वो एक ही टाइप का होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ओवरऑल पॉपुलेशन यूनिवर्सिटीज़ है तो उसमें आप रैंडमली सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है? किसी एक यूनिवर्सिटीज़ का डाटा उठाओ तो ठीक है, वो एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी और तीसरे यूनिवर्सिटी जितनी, वो उसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है उस तरह के डाटा को। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का डाटा वो कॉलेजेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने कॉलेजेस का डाटा लेना है किसी प्रोविंस का, तो अगर सिर्फ़ कॉलेजेस आप लेते हो तो उसमें आप रैंडमली सिलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि वो एक ही सेम टाइप का डाटा है। ठीक हो गया? अच्छा। दूसरे हमारे पास इसमें जो
टाइप आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है? सेकंड टाइप हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने बात की कि हमारे पास जो डेटा है वो सेम टाइप का होगा, यानी कि होमोजीनियस टाइप होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा कुछ इस तरह का आया कि डेटा हमारे पास जो है वो होमोजीनियस टाइप नहीं है, हेट्रोजीनियस टाइप है। फॉर एग्जांपल उसमें स्कूल्स भी है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी है, उसमें कॉलेजेस भी है। तो फिर इस तरह के डेटा के अंदर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की सिलेक्शन नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं। जब आपके पास डेटा हेट्रोजीनियस टाइप हो तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसके डिफरेंट स्ट्रेटास बनाते हैं, छोटे छोटे पीसीज बना देते हैं। टोटल जो पॉपुलेशन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? हाँ, फॉर एग्जांपल हम अपनी पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो लेट्स सपोज ये इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए पॉपुलेशन। अब अगर लेट्स सपोज हमने डेटा लेना हो ओवरऑल पाकिस्तान में से, ठीक है, तो ये चांसेस है कि हमारे पास जो सैंपल है वो पंजाब के ज़्यादा आ जाए। तो पंजाब का डेटा वो केपी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पंजाब का डेटा वो है जो सिंध को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिंध का डेटा जो है वो केपी को बेहतर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि उसके ना ओवरऑल पॉपुलेशन के हम स्ट्रेटास बना देते हैं। स्ट्रेटास कैसे बनाते हैं कि आपके पास जो सेम टाइप का डेटा होगा उसकी एक कैटेगरीज बनाते हैं, जो दूसरा सेम टाइप का डेटा होगा उसको दूसरी कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे हमारे 4 प्रोविंसेस बने हुए हैं, ठीक है, केपी, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान लेट्स सपोज हम लेते हैं। तो ये हमने क्या किया कि ओवरऑल जो हमारे पास पॉपुलेशन डेटा था उसके हमने 4 स्टेटस बना दिए, केपी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। अब अगर आप देखो तो केपी में मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा पश्तो स्पीकिंग के लोग हैं, उसका इनका कल्चर अलग है। इसी तरह हम लेट्स सपोज सिंध को लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर सिंधी बोलने वाले लोग हैं और उसका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। पंजाब की साइड पे हम आ जाए तो पंजाब में ज़्यादातर जो है मैक्सिमम लोग पंजाबी बोलने वाले हैं और उनका जो कल्चर है वो अलग है। इसी तरह बलूचिस्तान वाली साइड पे जाए तो अब देखो जो ओवरऑल जो हमारे पास डेटा था, जो पॉपुलेशन डेटा था वो हेट्रोजीनियस टाइप था, यानी कि सेम टाइप का डेटा नहीं था। हमने क्या किया कि हमने उसके इस तरह के स्ट्रेटस बनाए, उसको इस तरह हमने उसको डिवाइड कर दिया कि अब जो हमारे पास इसके पार्ट्स बने हैं वो होमोजीनियस टाइप हैं। यानी कि सिंध को हमने अलग कर दिया, पंजाब को अलग कर दिया, केपी का अलग कैटेगरी बनाया हमने, इसी तरह बलूचिस्तान के लिए अलग कैटेगरी। तो हमने 4 हिस्सों में ओवरऑल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया और वो जो हमारे पास अब पार्ट्स आ गए हैं वो पार्ट्स हमारे पास क्या है, वो होमोजीनियस टाइप है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक स्ट्रेटा में से रैंडमली सिलेक्शन करेंगे। केपी से हम सैंपल उठाएंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। अब देखो अब हमारे पास जो 4 पार्ट्स बने हैं वो होमोजीनियस टाइप है, सेम टाइप का डेटा है। अब उसमें हम बिना देख के सोचे समझे तो रैंडमली सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पंजाब से हम डेटा उठाते हैं तो वहां से हम क्या करेंगे कि उसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। इसी तरह सिंध के पार्ट से डेटा उठाते हैं तो वहां पे हम रैंडमली सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान से डेटा उठाते हैं
तो इसमें एक बात आप लोगों ने नोट करनी है कि सबसे पहले आप लोगों ने पॉपुलेशन को डिवाइड करना है होमोजेनियस टाइप में, और इसका सेकंड पार्ट क्या होगा कि हर एक स्ट्रेटा में से रैंडमली सिलेक्शन करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके 4 स्ट्रेटा बने हैं, तो चारों में से आप लोगों ने कुछ ना कुछ डेटा उठाना है। ठीक हो गया? यानी कि कोई भी स्ट्रेटा आप लोगों ने इसमें मिस नहीं करना, हर एक स्ट्रेटा में से कोई ना कोई सैंपल उठाएंगे। तो अगर इस तरह की हम सिलेक्शन करें तो इस तरह की सिलेक्शन को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक हो गया? या सिंपली इसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं, या इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक हो गया? अच्छा जी। जो थर्ड है इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अच्छा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी हम करते हैं जब हमारे पास टाइम कम हो और ज़्यादा इजीली जल्दी हम रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड हो, तो वहाँ पे हम जाते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग की तरफ। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है। आसान अल्फाज में ये कह लो कि पहला जो लेट्स सपोज हम लेते हैं इस्लामाबाद का रीजन लेते हैं। इस्लामाबाद के रीजन में लेट्स सपोज जो हमारी यूनिवर्सिटी की साइड है, तो यूनिवर्सिटी वाली साइड लेते हैं लेट्स सपोज, और सिलेक्शन हम लेट्स सपोज करते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग की। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट यूनिट होता है उसको हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। पहला यूनिट रैंडमली सेलेक्ट होता है, और उसके बाद हम एक स्पेसिफिक इंटरवल रखते हैं कि हर पांचवा घर, यानी कि 4 हाउसेस छोड़ के जो पांचवा हाउस होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है। इट मीन्स कि इसकी सिलेक्शन ऐसे होगी कि पहला यूनिट रैंडमली सेलेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद पांचवा घर सेलेक्ट होगा, उसके बाद 10वां सेलेक्ट होगा, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30, फिर 35, फिर 40। तो जब इस तरह का हम इसमें इंटरवल रखे, ठीक है, तो इस तरह की सिलेक्शन को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। यानी कि एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है और उसी इंटरवल को सामने रख के हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है? वो इंटरवल हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो लेट्स सपोज, अब यूं कह लो कि आपके पास जो एन है वो लेट्स सपोज 500 है। ठीक हो गया? यानी कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल वो 500 है। अब वो 500 में से आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है कोई फॉर एग्जांपल 50 की सिलेक्शन करनी है। सॉरी, ये स्मॉल एन आएगा। ठीक है? तो अब आप लोगों ने इंटरवल कितना रखना है? मतलब ये जो हमने कहा कि हमारे पास सिस्टमैटिक सैंपलिंग में सिलेक्शन ऐसे होती है कि फर्स्ट जो यूनिट होता है उसको हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है 5 का या 10 का या 15 का। तो वो इंटरवल कैसे सेलेक्ट होता है? तो हम क्या करते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन को 50 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? जब हम 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह की कोई एक वैल्यू आएगी, 500 डिवाइड बाई 50, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक 10। तो इट मीन्स कि आपके पास जो इंटरवल आएगा वो 10th का आएगा। इट मीन्स पहला यूनिट हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद हर 10वां घर हमने सेलेक्ट करना है। यानी कि उसके बाद फिर 10, उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह के। ठीक है? और जब आप लोग 500 तक पहुंचोगे तो आपके पास ये 50 सैंपल आएंगे। ठीक हो गया?
तो अगर इस तरह की सिलेक्शन हो तो इस तरह की सिलेक्शन को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्लियर हो गया? अच्छा जी। इसके बाद जो हमारे पास इसमें टाइप आता है उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। अच्छा जी, क्लस्टर सैम्पलिंग में कैसे क्या होता है कि उसमें हम यूनिट किस तरह सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा ना कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम ओवरऑल पॉपुलेशन को हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। इसी तरह क्लस्टर सैम्पलिंग में भी हम पूरी पॉपुलेशन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जितने हमने स्ट्रेटास बनाए हैं उतने स्ट्रेटास में से ही हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर 4 स्ट्रेटा बनाए हमने, तो चारों में से हमने रैंडमली सेलेक्ट करने होंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में सबसे पहले हम पॉपुलेशन के छोटे-छोटे क्लस्टर बनाते हैं और फिर उस क्लस्टर की रैंडम सिलेक्शन करते हैं। अब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को हमने इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी ई और एफ। इट मीन्स कि ये हमारे पास 6 क्लस्टर बन गए। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस क्लस्टर की रैंडमली सिलेक्शन करेंगे इसके अंदर। तो जब हम रैंडमली सिलेक्शन करेंगे इसके अंदर, तो लेट्स सपोज हो सकता है कि हमारे पास बी सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है हमारे पास डी सेलेक्ट हो जाए और हो सकता है हमारे पास एफ सेलेक्ट हो जाए। इट मीन्स कि अब हमने जो डेटा लेना होगा वो बी, डी और एफ से लेना होगा 3 क्लस्टर्स में से। बाकी के जो क्लस्टर है जिसके में आता है ए और जिसके अंदर आता है सी और जिसके अंदर आता है ई, यानी कि इन तीनों को हमने मिस कर दिया, क्योंकि हमने जब रैंडमली सिलेक्शन की, क्लस्टर की रैंडमली सिलेक्शन की, तो उसमें हमारे पास ये 3 क्लस्टर निकल आए। तो अब हमने जब यूनिट सेलेक्ट करने होंगे वो इस 3 क्लस्टर्स में से सेलेक्ट करने होंगे। ठीक हो गया? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये था कि हमने 4 स्ट्रेटास बनाए और इन 4 स्ट्रेटास में से ही हमने यूनिट सेलेक्ट करने हैं, यानी कि इसके अंदर सारे स्ट्रेटास इंक्लूड होंगे। और जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसमें अच्छा फिर मैं एक बंद कर देता हूँ। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है कि सबसे पहले डेटा को हम छोटे-छोटे क्लस्टर्स बनाते हैं और फिर उस क्लस्टर्स की रैंडमली सिलेक्शन करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी। इसकी नेक्स्ट टाइप में आते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और लास्ट पे हमारे पास आता है मल्टी फेज सैम्पलिंग। अच्छा।
मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजार देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम लेट्स सपोज़ कोई रिसर्च करते हैं, पहला स्टेज कर लेते हैं, उसके कुछ यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई रिज़ल्ट लेके आते हैं। फिर उसके बाद साल बाद वही रिसर्च को दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? मतलब उसकी एक दूसरी स्टेज बना लेते हैं। जैसे होता है ना कि नॉर्मल रूटीन में हम डिफरेंट स्टेजेस करते हैं। लेट्स सपोज़ एक ही गेम है और एक गेम के अंदर डिफरेंट स्टेजेस बने हुए हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। इसी तरह जब हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं तो उसको बाज़ दफ़ा डिफरेंट स्टेजेस से गुज़ार लेते हैं, ठीक है? कि उसी रिसर्च को फर्स्ट टाइम कर लेते हैं, उसको नाम देते हैं पहले स्टेज का। फिर वही सेम जो रिसर्च है, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उसको दोबारा रिवाइज़ कर देते हैं, ठीक है? उसी चीज़ को। तो वो हमारे पास उसी रिसर्च का एक दूसरा स्टेज बन जाता है। इसी तरह एक और स्टेज करते हैं तो जब 2 से या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। यानी कि उसको हम क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस से गुज़ार देते हैं, स्टेज वाइज़ कर लेते हैं उसको। और सेकंड पे है लास्ट पे हमारे पास आता है मल्टी फेज सैंपलिंग। मल्टी फेज सैंपलिंग क्या है कि जब हमने लेट्स सपोज़ हमारे पास 500 पॉपुलेशन है और 500 पॉपुलेशन में से लेट्स सपोज़ हमने 100 यूनिट सेलेक्ट करने हैं। अब वो जो 100 यूनिट हमने सेलेक्ट करने हैं, उस 100 यूनिट्स के बीच में कुछ हमारे पास यूनिट्स ऐसे आ जाएँगे कि वहाँ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। रिस्पोंडेंट जो है उसने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि 100 यूनिट्स थे और 100 यूनिट्स की हमने क्वेश्चनेयर हमने मेल किया उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लिख देते हैं कि हमारे पास यूनिट्स जो है लेट्स सपोज़ 100 पर्सन्स है, ठीक है? ये हमारे पास 100 सैंपल्स है। अब इन 100 सैंपल्स में से हमने क्वेश्चनेयर फॉर एग्ज़ाम्पल फिल करना है, ठीक हो गया? और ये जो 100 पर्सन्स है, इन लोगों को हमने जो क्वेश्चनेयर था हमारा जो रिसर्च बेस हमने क्वेश्चनेयर बनाया था, इनको हमने ईमेल भेजा। अब इसमें से लेट्स सपोज़ हमें 85 पर्सन्स ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है? और जो 15 पर्सन है, ये हमारे पास आ गए नॉन रिस्पॉन्स में। इसने हमें कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है? तो फिर हमने क्या किया कि 85 जो थे, वहाँ से तो हमें रिज़ल्ट मिल गए, क्वेश्चनियर हमारा फिल आ गया। लेकिन जो 15 पर्सन्स थे, 15 पर्सन्स हमारे पास नॉन रिस्पॉन्स में आ गए। यानी कि इन लोगों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो नॉन रिस्पॉन्स वाले लोग थे, दोबारा इनके पीछे गए, ठीक है? और दोबारा उनसे इंटरव्यू कंडक्ट किया या जो क्वेश्चनियर था वो दोबारा इनके पास लेके गए और इन 15 पर्सन्स में से हमने दोबारा नेक्स्ट पेज में वो क्वेश्चनियर फिल करवाया। इस तरह की सैंपलिंग को हम कहते हैं मल्टी फेज सैंपलिंग। यानी कि पहले राउंड में हमने सारे जितने हमारे यूनिट्स थे, उन सबको हमने क्वेश्चनियर भेज दिया या उन सब का हमने इंटरव्यू करवाया, ठीक है? अब उसमें से जो थे 100 में से कुछ लोग ऐसे आ गए कि उन्होंने हमें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक हो गया? तो जो हमारे पास नॉन रिस्पॉन्स में आ गए, नॉन रिस्पॉन्स में ये भी होता है कि वो जो बंदा है लेट्स सपोज़ अगर उससे हम इंटरव्यू करवाना चाह रहे हैं तो वो पर्सन उसी वक़्त अवेलेबल नहीं है, ठीक हो गया? या उस वक़्त वो बिज़ी है, उसने हमें रिस्पॉन्ड नहीं दिया।
तो फिर हमने बाद में क्या किया कि जब हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए, बाद में हमने देखा कि हमारे पास 15% ऐसे हैं जिनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हमने क्या किया कि दूसरे फेज हमने स्टार्ट किया और जो पर्सन हमसे मिस हो गए थे, हमने सिर्फ उसी पर्सन का दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट करवाया और उनसे हमने अपने रिजल्ट्स लिए। ठीक हो गया। तो इस किस्म की सैंपलिंग को हम कहते हैं मल्टी फेज सैंपलिंग। अच्छा जी। ये हमारे पास सारे टाइप्स थे किस चीज़ के, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, जिसमें से फर्स्ट पे था हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सेकंड पे था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, थर्ड पे सिस्टमैटिक सैंपलिंग, फिर क्लस्टर सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग और मल्टी फेज सैंपलिंग। इसी तरह फिर हम आते हैं जजमेंटल सैंपलिंग की तरफ, या जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पहला जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पर्पजिव सैंपलिंग। थर्ड पे हमारे पास है इसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग। और फोर्थ पे हमारे पास आता है कोटा सैंपलिंग है, पर्पजिव सैंपलिंग है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है और सीक्वेंशियल सैंपलिंग। अच्छा जी। फर्स्ट पे आते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास, इसको हम जजमेंटल सैंपलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम चीज़ों को जज करते हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम रिजल्ट लिख देते हैं। इसमें फर्स्ट पे आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग ये है कि इसमें एडवांस में हमने एक स्पेसिफिक खास एक पोर्शन रखा हुआ होता है किसी भी सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कि 5% सीट्स फॉर डिसेबल पर्सन या 5% सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। तो इस तरह अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखो ना जॉब्स की, तो उसमें एक खास एक पोर्शन रखा हुआ होता है डिसेबल पर्सन्स के लिए या माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, या इस तरह की और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो सकती है कि उसमें हमने एडवांस में एक ख़ास किस्म का एक पोर्शन रखा होता है, एक ख़ास किस्म को उसको हमने क्या किया होता है कि स्पेसिफाइड किया होता है। तो इस तरह की अगर सैम्पलिंग हो तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग, कि ऑलरेडी हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्शन किसी ख़ास पर्सन्स के लिए सेलेक्ट हुआ हो। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं कि स्कॉलरशिप में एक ख़ास उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया होता है कि 15 हर एक क्लास में से लेट्स सपोज़ हमने 5 पर्सन्स को स्कॉलरशिप देने हैं। ठीक है? और कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी उन्होंने स्पेसिफ़िक की हुई होती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो कि ऑलरेडी वो पोर्शन स्पेसिफाइड हो, तो उस किस्म की सैंपलिंग को हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग। ठीक है? और ये ज़्यादातर जो है वो जॉब्स की एडवर्टाइज़मेंट में आप लोगों को नज़र आएगी। जिसमें यही चीज़ें लिखी होती है कि इतना जो है परसेंट वो
उसके लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, इतना डिसेबल्स के लिए है। या अगर एक प्रोविंस हो तो उसमें दूसरे प्रोविंस के लोगों के लिए एक ख़ास स्पेसिफिक कोटा रखा हुआ होता है, ठीक है, जिसकी बेस पे उसके एडमिशन वगैरह होते हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है तो उसमें बाकी सिंध प्रोविंस की, केपी प्रोविंस की, और इसी तरह दूसरा जो हमारा बलूचिस्तान प्रोविंस की, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक उन्होंने खास एक कोटा रखा होता है जिसके बेस पे उनके एडमिशन वगैरह वहाँ पे होते हैं। इसी तरह जैसे पेशावर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, तो हर एक यूनिवर्सिटी में या हर एक इंस्टीट्यूट में एक दूसरे प्रोविंस के लिए भी एक स्पेसिफिक पोर्शन इसमें रखा होता है। तो इस किस्म की सैम्पलिंग को हम कहते हैं कि ये कोटा सैम्पलिंग है। अच्छा जी। दूसरा इसमें जो टाइप आता है इसको हम कहते हैं पर्पजिव सैम्पलिंग। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जब हम कोई रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक ख़ास पर्पज़ होता है। यानी कि लेट्स सपोज़ आपने यूनिट सेलेक्ट करने हैं ओनली डिसेबल पर्सन्स के, ठीक है? अब आपने स्पेसिफ़ाई कर दिया कि आपने जो यूनिट सेलेक्ट करने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो डिसेबल लोगों के का डाटा लेना है। तो इस तरह के इसके पीछे आपने एक ख़ास स्पेसिफ़िक पर्पज़ रखा। वो क्यों करना है तो वो आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आपने उसमें मेंशन किया होगा, यानी कि एक ख़ास पर्पज़ होता है। और उस ख़ास पर्पज़ के बेस पे आपने वो यूनिट्स भी सेलेक्ट किए होंगे कि आपने जो डाटा लेना है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसेबल पर्सन से लेना है। आपने जो डाटा लेना है वो सिर्फ़ स्कूल के पर्सन से लेना है, स्कूल के टीचर से लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाटा लेना है वो सिर्फ़ कॉलेजेस के टीचर से लेना है, ठीक है? तो अगर उसके आपने एक ख़ास पर्पज़ मेंशन किया और आपने जो यूनिट्स है उसको भी आपने स्पेसिफ़ाई कर दिया, तो इस किस्म की सैंपलिंग को हम कहते हैं पर्पज़िव सैंपलिंग। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा इसमें थर्ड पे आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। जैसे नाम से ज़ाहिर है कन्वीनिएंट। कन्वीनियंस सैंपलिंग में ये होता है कि आपको जो चीज़ ईज़िली अवेलेबल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाटा लेना है स्कूल के टीचर्स से, ठीक है? प्राइवेट स्कूल के टीचर्स लेट्स सपोज़ आपने लेने हैं और आप वहाँ पे रहते हो, लेट्स सपोज़ यूनिवर्सिटी के आस-पास रहते हो। अब अगर वहाँ पे आप देखो तो आपके इर्द-गिर्द जितने प्राइवेट स्कूल है, यूनिवर्सिटी के सामने कोमोडोर है, साथ में मेरे ख़्याल से एक दूसरा भी स्कूल है, पता नहीं क्या नाम है। बताने का मतलब ये है कि आपने प्राइवेट स्कूल के टीचर से डाटा लेना है, तो आपको जो स्कूल करीब पड़ता है, जो ईज़िली अवेलेबल हो, ठीक है? आप क्या करते हो कि सबसे पहले वहाँ जाके तो वहाँ से डाटा लेते हो। लाज़मी नहीं कि आपने लेट्स सपोज़ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का डाटा लेना है और आप यूनिवर्सिटी वाली साइड से तो रावलपिंडी की साइड पे आ जाए, वहाँ पे आपने प्राइवेट स्कूल के टीचर से डाटा लें। कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है कि कन्वीनियंस सैंपलिंग में आपको जो चीज़ ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल होता है, आप उसकी तरफ चले जाते हो, ठीक है? कि रावलपिंडी से डाटा उठाने की बजाय आपके बिल्कुल पास जो करीब जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, आप वहाँ से डाटा लेते हो। तो इस किस्म की सैंपलिंग को हम क्या कहते हैं? कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक हो गया? लास्ट पे आता है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग में जो है वो यूनिट्स पहले से फिक्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अ, डाटा लेना है, लेट्स सपोज़ डिसेबल पर्सन्स देखने हैं और डिसेबल पर्सन्स हमने देखने हैं कोई, हमने लेट्स सपोज़ इस तरह का डिसेबल पर्सन देखना है जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ कह लो कि उसकी दोनों जो लेग्स है वो लेट्स सपोज़ उसके ऊपर वो डिसेबल है, ठीक है? दोनों जो पाँव हैं, दोनों पैर हैं, उनके काम नहीं करते। अब हमने डिसेबल पर्सन्स देखने हैं सारे, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है, हमने वो डिसेबल पर्सन्स देखना है कि जिसके दोनों पैर काम नहीं करते।
अब डिसेबल पर्सन में तो काफ़ी सारे आ जाते हैं, लेट्स सपोज किसी का बाजू नहीं है, कोई वैसे मजूर है, ठीक है, कोई मेंटली उसका कुछ ना कुछ इश्यूज है, ये सारे आ जाते हैं डिसेबल्स में। लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड है कि हमने वो डिसेबल्ड लोग देखने हैं कि जो जिसके दोनों पैर काम नहीं करते, और हमने लेट्स सपोज उसके लिए एक खास सैंपल के यूनिट रखा, लेट्स सपोज 10 है या 15 है या 20 है। तो हम क्या करते हैं सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में कि जब तक हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, तब तक हम वो सैम्पलिंग करते रहते हैं, तब तक वो प्रोसेस जारी रहता है जब तक हमारा जो रिसर्च का रिक्वायरमेंट है वो पूरा ना हो। जैसे आपने पहले में देखा कि कोटा सैम्पलिंग में ऑलरेडी चीज स्पेसिफाइड है, 5% है, 10% है, ठीक हो गया। पर्पस यूज सैम्पलिंग में खास एक पर्पस होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में भी आपने ऑलरेडी फिक्स किया होगा, और वो जो आपको चीज़ ऑलरेडी जो इजीली अवेलेबल है वो है। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में आपने क्या करना है, डिसेबल पर्सन, वो डिसेबल पर्सन देखने हैं जिनके दोनों पैर नहीं है। अब आप सारे डिसेबल पर्सन देखोगे, लेकिन आपने स्टॉप कहाँ पे करना है? स्टॉप आपने वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ मिले, ठीक है। यानी कि ये जो सैम्पलिंग है, ये इसमें जो लास्ट लिमिट है, लास्ट लिमिट इसकी स्पेसिफाई नहीं होगी। लास्ट लिमिट आपने वहाँ पे उसको रोकना है जहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ हो, इस तरह की सैम्पलिंग हो, तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम नाम देते हैं सीक्वेंशियल सैम्पलिंग का, ठीक हो गया।